ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। आज हमारी एनवायरनमेंट की सीरीज़ के अंदर जो हमने अलग अलग एनवायरनमेंट पॉल्यूशन किए, कौन कौन से अमनदीप? पहला एयर, दूसरा वाटर, तीसरा लैंड मने सॉइल। उसके अंदर हमने क्या क्या नहीं कर दिया, सारे सॉलिड वेस्ट करा दिया आपको 6 प्रकार के। उसी के अंदर हमने रेडियो एक्टिव वेस्ट भी करा दिया। और आगे बढ़ते हुए आज हम नॉइस और फिर हम लाइट पोल्यूशन। मतलब आज हमारी एनवायरनमेंट की सीरीज़ ख़त्म हो रही है। कल से दूरदर्शन वाले बच्चों को बता दें, कल से हम शुरू करने जा रहे हैं सारे एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑन अर्बनाइजेशन, अर्बन रूरल सेटलमेंट, स्मार्ट सिटीज़, एवरीथिंग रिलेटेड टू द हॉटस्पॉट ऑफ यूपीएससीज लाइक द जनरल स्टडीज़ पेपर 2, पेपर 3। इसी के साथ हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और उसे स्टार्ट करने का रीज़न ये रहेगा, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम बायोलॉजी के बिना नहीं हो सकता। इसी के साथ हमारी हिस्ट्री आगे बढ़ेगी 1857 ऑनवर्ड्स। 3 चीज़ें एक साथ चलेंगी। धन्यवाद। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा सिस्टम है ज्योग्राफी, नॉइज़ पोल्यूशन। ओके, ज्योग्राफी नहीं भी कहो तो आप नॉइज़ पोल्यूशन कह सकते हो। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट पोल्यूशन। अच्छा यार, वहाँ पे राइट टू लाइफ मैंने एक्ट लिखा है, आर्टिकल लिखाया था, मैंने उसके रिलेटेड को समझाया नहीं। लेक्चर के एंड में समझा देंगे, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में कौन कौन सी डेफिनेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या बताया जाता है? आओ समझें, आपसे समझने का प्रयास करते हैं। नॉइज़ तो पहले चीज़ होती है साउंड ना। साउंड कैसे मूव करता है? साउंड वेव के फॉर्मेट में मूव करता है। कैसे मूव करता है? स्प्रिंग की तरह। कैसे? कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन मतलब पहले पीछे से दबा उतना फिर आगे बढ़ा। यही तो इसकी खासियत है कि जिस डायरेक्शन में ये मूव करता है, पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। टू एंड फ्रो, फोर्थ बैक। फिर इसी वजह से तो ये तीनों मीडियम में ट्रेवल कर लेता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। अगर लाइट वेव की तरह होता तो प्रॉब्लम में आ जाता, क्योंकि लाइट वेव में जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है उसके परपेंडिकुलर मूव करते हैं ना। लेकिन इसमें जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल भी प्रोपोगेट कर रहे हैं। और ऐसे में खासियत क्या उत्पन्न होती है? सुनो, मैंने पहले अर्थक्वेक में ऐसा पढ़ाया था। ऐसे में खासियत ये उत्पन्न होती है कि जितना डेंस मीडियम होगा उतने ज़्यादा ही डेंस पार्टिकल्स होंगे, तो उतना ज़्यादा ही कंप्रेशन, रेयरफैक्शन से उनका मूवमेंट, तो उतना ज़्यादा साउंड वेव का प्रोपोगेशन। जैसे कि रेलवे फाटक पे पड़े हैं तो रेलगाड़ी की पटरी पे कान लगा के सुनते हैं ना, रेलगाड़ी कहाँ है। तो अगर आपको नॉर्मल नहीं सुन रहा है तो गाड़ी की पटरी से कान लगा लेना, पता लग जाएगा कि कहाँ गाड़ी है, कितनी दूरी पे, और आप बता दोगे कि गाड़ी आने वाले। पुराने लोग ऐसे सुना करते थे, देखा करते थे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो साउंड वेव की तरह उत्पन्न होता है। वेव है तो फ्रीक्वेंसी तो होगी ना भाई। एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव पास हो रही हैं, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी है तो इसका रेंज भी होगा, कोई यूनिट भी तो होगा। यूनिट है हर्ट्स, रेंज है 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स। अगर आप मुझे पूछें कि सर मुझे कितनी फ्रीक्वेंसी तक की ध्वनियाँ सुन जाती हैं, तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्स तक आप सुन पाते हैं। अब आप कहें कि सर फिर हमें, आपने पढ़ाया था कि अर्थक्वेक भी एक तरह की साउंड वेव है, अर्थक्वेक क्यों नहीं सुनता? फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे रहती है, इसलिए अर्थक्वेक आपको सुनता नहीं है, क्योंकि 12 से 15 हर्ट्ज के अराउंड उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। लेकिन अब आप कहें तो कुछ जानवरों को सुनता है। कुछ जानवर अडेप्टेबल होते हैं कि उन्हें इस फ्रीक्वेंसी की भी चीज़ें सुनती, इसलिए ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं, छोड़ के किनारे बंदरगाह दौड़ जाते हैं, जंगल छोड़ के ऊंची जगहों पे भागने लग जाते हैं। कुछ ना कुछ वो कर देंगे, और कुणाल से बेहतर कोई नहीं जानता होगा क्योंकि गली में जितने भी डॉग हैं उन्हें अपनी रोटी खिला के खुद बर्गर खाते हैं। जिस दिन अर्थक्वेक आने वाला हो वो डॉग सबसे पहले भागेंगे और इन्हीं को पता लगेगा। तो इस वजह से जानवरों को सुनता है। अच्छा, इसी के साथ एक रोचक तत्व बताता हूँ। अच्छा, हमने पढ़ा था कि यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की भी एक बैंड होता है, 10 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर के बीच में चलती है। और ह्यूमन की विजिबल रेंज में 400 नैनोमीटर सबसे मिनिमम रेंज है, इसलिए यूवी रेडिएशन आपको नहीं दिख पाती। लेकिन
अगर हम विकिपीडिया पढ़ते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन पेज पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है फ्यू पीपल, सम मैमल्स, फ्यू बर्ड्स कैन सी देम। तो मतलब अगर आप अध्यात्म, आपका योग, कुंडलिनियाँ इतनी जागृत हैं, देन यू कैन परसीव बिलो द 400 नैनोमीटर, देन यू कैन सी द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। बैंगनी, पराबैंगनी किरणें फिर दिखती हैं। इसलिए फिर कहते हैं कि कुछ चीज़ों का आभास कुछ लोगों को हो जाता था, बाकियों को चाहे ना भी हो। जब आप पूर्ण रूप से उस अध्यात्म के स्तर पे पहुंचेंगे, फिर आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। यही बड़ी बात है। आई बात समझ में? तो फिर वो लोग इन चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं, बच सकते हैं इनसे। इसलिए कहते हैं उम्र इतनी लंबी कैसे हो गई, कैसे बच गए, कैसे जान गए चीज़ों को। सारा खेल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का है। आप अपने आप को अवेयर करिए, आप हर चीज़ को जान सकते हैं। जैसे ध्यान लगाएं, सबसे पहले इस कमरे में आपको पंखे की एक ध्वनि सुनेगी, फक 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 फक। थोड़ा ध्यान लगाएं, आपको उसका मेटालिक साउंड भी सुनने लगेगा। थोड़ा साउंड ध्यान लगाएं, आपको एसी की आवाज़ भी सुनेगी। फिर और ध्यान लगाएं, आपको बाहर की आवाज़ें भी सुनने लग जाएंगी। ये ध्यान ही तो है। 5 मिनट पूर्णतः डूब करके ध्यान लगा लीजिए, आपको कमरे से, जिस कमरे में 10-10 साल बिता लिए आपने, वो ध्वनियाँ पहली बार सुनेंगी जो पहले कभी नहीं सुनी थी, और फिर उसके बाद से रोज़ सुनने लगेंगी। यही अवेयरनेस है। तो कुल मिलाकर के इस कमरे में जब मैं खड़ा हूँ, एसी का, पंखे का, बाहर का कई सारे साउंड आकर के मेरे ईयर ड्रम पे पड़ रहे हैं। सबका एक मिलाजुला प्रभाव है मेरे कान के पर्दे पे। तो एक तरह का प्रेशर है, और कोई एक साउंड का नहीं, कई साउंड का। लेकिन मुझे आइडेंटिफाई तो उस प्रेशर की वजह से एक साउंड हो रहा है, इसलिए इसे हम एवरेज प्रेशर कह सकते हैं फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज। ये जो एवरेज प्रेशर ऑन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट हुआ है, दैट प्रेशर, इसको काउंट करते हैं डेसिबल में। इसको काउंट करते हैं डेसिबल में, और ये है साउंड का प्रेशर। तो प्रेशर डेसिबल में होता है। ओके, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, प्रेशर डेसिबल में होता है। डीबी से रिलेट किया जाता है। डेसिबल को मेजर करने के लिए डेसिबल मीटर स्केल होता है, जो कि एक वेटेड स्केल है, वेटेज दी हुई है उस पर, और इसका डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए से, जो वेट उसको दिया गया है। तो इसलिए कई बार यूनिट DBA भी लिखे होंगे, DBA। आप टेंशन मत लेना, ये डेसिबल की बात हो रही। तो साउंड के प्रेशर यूनिट डेसिबल है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है। अब होती है कहानी की शुरुआत। कहानी की शुरुआत क्या है यहाँ पर? देखिए, मुद्दे की बात यह है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के तहत अलग अलग साउंड डिसाइड होंगे। साउंड में बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। साउंड कितना लाउड था, साउंड की पिच क्या थी, और साउंड का टेन्योर कितना देर सुना। जैसे कि मैं ये जो कह रहा हूँ कि साउंड की पिच क्या थी, साउंड की पिच क्या थी, बदल गया ना, सारा माहौल ही चेंज हो गया ना। पिच बदल देने से ही साउंड कितना एनॉय है और कितना प्लेजेंट है, ये डिपेंड करता है। तो केवल लाउडनेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पिच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Loudness and pitch is not only important, exposure of your ear to that sound for how much time it is important, that is tenure. तो tenure, pitch and loudness के बेसिस पर हम कैटेगराइज करते हैं अलग अलग लेवल पर साउंड को ऑन फ्रीक्वेंसी, ऑन डेसिबल, जिससे उत्पन्न होती है नॉइस की एक परिभाषा। चिड़ियों का चहचहाना कभी भी नॉइस नहीं है, वो प्लेजेंट चर्पिंग साउंड एक म्यूज़िक है। लेकिन कई बार आपका म्यूज़िक किसी के लिए दर्दनाक हो सकता है। ओपन जीप में जो आप म्यूज़िक बजा रहे हैं रात को मॉडल टाउन की सड़कों पे, वो आपकी हालत भी ख़राब कर सकता है। ऐसे में हमने अलग अलग रेंज पे चीज़ें रखी हैं, डिफरेंट डेसिबल पे। अलग अलग जगह पे आंकड़े आते हैं, कई बार 30 डेसिबल कहा जाता है, कई बार 20 डेसिबल कहा जाता है। 20 डेसिबल के अराउंड जो चीज़ आती है, 20 डेसिबल के अराउंड जो चीज़ आती है, इसे कहा जाता है विस्परिंग साउंड। इट इज़ अ विस्परिंग साउंड। जब आप विस्पर कर रहे हैं कानों में, आई बात समझ में, फुसफुसाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जब आप 40 डेसिबल की बात कर रहे हैं, तो 40 डेसिबल पे होता है जो एक ऑफिस है, इट इज़ अ वेरी क्वाइट ऑफिस, चुपचाप ऑफिस, या अ क्वाइट क्लासरूम, तो इट इज़ ऑन द 40 डेसिबल। द क्वाइट क्लासरूम और द क्वाइट ऑफिस, इट इज़ ऑन द ग्राउंड ऑफ 60 डेसिबल। मेरी आपकी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, आपसे कोई पूछे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन क्या है, इट इज़ 60 डेसिबल, आम बोलचाल।
75 to 80 डेसिबल ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, कमर्शियल एरिया, गाड़ियाँ, सड़कें, कमर्शियल एरिया। 90 डेसिबल स्पोर्ट्स ग्राउंड। 20 डेसिबल फुसफुसाना। 40 डेसिबल शांत दफ्तर, शांत क्लास। 60 डेसिबल बातचीत। 90 डेसिबल खेल का मैदान। ज़्यादा देर वहाँ पर टिक नहीं सकते, जान निकल जाएगी। जेट एयरप्लेन 140 डेसिबल। जेट एयरप्लेन 140 डेसिबल। हवाई जहाज़ की आवाज़ें 120 डेसिबल। 140 डेसिबल जेट एयरप्लेन। ज़्यादा देर अगर आप रहे, कान ख़त्म, सुनना बंद। इसमें भगवान ने आपको एक नेचुरल बफर मैकेनिज़्म दिया है। जब एकदम से पटाखा चलता है, जैसे आलू बम कहते हैं पंजाब में, जब ये चलता है थोड़ी देर के लिए कान में टूं की आवाज़ आती है, क्योंकि कान एकस्टम्ड होता है कुछ पर्टिकुलर साउंड्स और अडेप्ट करना चाहता है। ऐसे में इतना अब्रप्ट साउंड गया है, बशर्ते कि कान, पर्दा, कॉकलिया सब डैमेज हो, उसके पहले जो ये कन्फ्यूज़न है, तो कन्फ्यूज़न जोन एक म्यूट जोन में चला गया, जिसकी वजह से बॉडी अब अडेप्ट हो रही है उसके साथ, इसलिए वो टू का साउंड है। ये ना हो करके अगर आप इमीडिएटली कान को कस्टम करना चाहते हो साउंड के, फर्स्ट टाइम सुना तो देगा लेकिन डैमेज कर देगा परमानेंटली। तो बॉडी बचाती है खुद को इन मैकेनिज़्म के माध्यम से। आई बात समझ में? आप मुझे कहें कि सर क्या हो जाता है ऐसे नॉइज़ से, क्या नहीं हो जाता है, सब समझा दूंगा। कटे होंठों से लेकर के कटे हुए जबड़े तक एक एक चीज़ अंडरस्टैंड करा दूंगा कि नॉइज़ से क्या क्या होता है। पहले नॉइज़ की कहानियों को समझो। अलग अलग डेफिनेशन आए इसको लेकर के। 1980 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टैंडर्ड दे दिया गया कि स्टैंडर्ड क्या है भाई, स्टैंडर्ड समझो। स्टैंडर्ड ये है, एक बेडरूम की बात करें एक घर के अंदर, तो रात को बेडरूम में कितना साउंड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO? नाइट बेडरूम साउंड 35 डेसिबल। 35 डेसिबल। कितना? 35 डेसिबल। यही कारण तो है कि आपको रात को बेडरूम में फुसफुसाएं तो अच्छा है, थोड़ा भी ऊंचा बोले तो फिर वो नॉइस लगता है, इसलिए फुसफुसाने की आवाज़ें रात को सुनती है ना। और हिंदी सीरियल और फिल्मों में तो कितना ही कहते हैं, पता नहीं क्या फुसफुसा रहे हैं दोनों, सोच लो क्या विस्परिंग हो रही है। इसी बेडरूम का दिन का कितना होना चाहिए? इसी बेडरूम का दिन का 40, रात का 35, दिन का 40। ये हो गया आपका पर्टिकुलर होम बेडरूम। लेकिन एक अर्बन एरिया की, एक पूरी की पूरी कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ, फॉर कंप्लीट कम्युनिटी ऑफ द अर्बन एरिया, तो वो पूरी कम्युनिटी का अर्बन कम्युनिटी एरिया का ही रात का साउंड 40 डेसिबल होना चाहिए, और पूरी उस अर्बन कम्युनिटी का दिन का साउंड 45 डेसिबल होना चाहिए। एक कॉलोनी है, मैं शहर में हूँ, मेरी कॉलोनी में मेरा घर है, मेरे घर का बेडरूम का रात का 35 डेसिबल होना चाहिए, और पूरी कॉलोनी का ओवरऑल रात का 40 डेसिबल होना चाहिए। मेरे घर का दिन का बेडरूम का 40 डेसिबल होना चाहिए, पूरी कॉलोनी का 45 डेसिबल होना चाहिए। ये समझ आ रहा है? इसी WHO की डेफिनेशन के तहत अगर मैं चलूँ तो कितना होना चाहिए कमर्शियल इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट का, कमर्शियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, ट्रांसपोर्ट एरिया का 75 to 70 डेसिबल के अराउंड ये होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गई भैया बात? भारत की बात करते हैं। भारत में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कैटेगराइजेशन दी गई है, और उसके तहत ABCD कैटेगरी के तहत क्या कहा गया? मान लीजिए A कैटेगरी के अंदर मान लीजिए इंडस्ट्री रखा गया है, तो इंडस्ट्री के तहत इसमें क्या दिया गया है, कितना होना चाहिए? डे 75 नाइट 70, डे 75 नाइट 70 होना चाहिए इंडस्ट्री कैटेगरी के अंदर। ओके, इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए B कमर्शियल, तो इंडस्ट्री के अलावा कमर्शियल अगर हम माने तो कितना होना चाहिए? डे 65 नाइट 55, डे 65 नाइट 55। रेजिडेंशियल अगर आप हमसे मैं पूछूं कितना होना चाहिए? डे 55 नाइट 45। रेजिडेंशियल एरियाज़ का
डे 55, नाइट 45. Silence zone around the hospitals, educational institutions and the court complexes. Day 50, night 40. इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये डिवीजन क्रिएट करता है. ए इंडस्ट्री, डे 75 डेसिबल, नाइट 70 डेसिबल. बी कमर्शियल सेक्टर, ए 65 डेसिबल, नाइट 55 डेसिबल. सी रेजिडेंशियल सेक्टर, डे 55 डेसिबल, नाइट 45 डेसिबल. डी साइलेंस जोन, डे 50 डेसिबल, नाइट 40 डेसिबल. इस दी हुए स्टैंडर्ड्स को ये हम सन 2000 में हमारी कंट्री में नॉइस कंट्रोल एंड रेगुलेशन, नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2000 आया. नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2000 आया. उसके तहत यही स्टैंडर्ड्स के तहत हमने जोन स्टैंडर्डाइज किए हुए हैं. इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड साइलेंस जोन. इसको अगर ब्रेच होता है, इनको अगर ब्रेच होता है तो हम उसे क्या कह रहे हैं फिर? पॉल्यूशन. इसको अगर ब्रेच कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? पॉल्यूशन. इसी के तहत इंडस्ट्री सेटअप, इसी के तहत मशीन के स्टैंडर्ड्स, व्हीकल के स्टैंडर्ड, एग्जॉस्ट का स्टैंडर्ड, इंजन का स्टैंडर्ड, लाउड स्पीकर का स्टैंडर्ड, रिलीजियस, कल्चरल, कमर्शियल, स्कूल, कॉलेज का, ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड. ये दीज लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अकॉर्डिंग ये सब तय होता है. आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है. अगर आप बात करते हैं नॉइस किस पॉल्यूशन में कवर होता है तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन ऑफ कंट्रोल एक्ट 1981 के अंदर कवर होता है. और उसके तहत ये कहा गया है कि एम्बिएंट एटमॉस्फेयर को किसी भी तरह से सॉलिड, गैसियस, लिक्विड वे में अगर कंटेमिनेट किया जाए तो वो पॉल्यूशन है एयर का, इंक्लूडिंग नॉइस. तो नॉइस एयर पॉल्यूशन का हिस्सा है. और जब भी आपको मैं बता रहा हूँ तो ये मैंने स्टैंडर्ड जो लिखे हैं ये क्या है? ये एम्बिएंट नॉइस स्टैंडर्ड्स हैं. एम्बिएंट नॉइस स्टैंडर्ड्स. वेयर एवर यू आर, it is your surrounding noise standard. You are in the residential complex, you are in the commercial segment, you are in the industry, you are in the silent zone. It is this particular ambient atmosphere standard. Okay, so ambient air quality जब हम देखते हैं तो उसमें ambient noise standard को देखते हुए ambience noise level देखना पड़ता है. अब आता है noise क्या है. एक डेफिनेशन बहुत सिंपल है, कहती है any unwanted sound, एनी अनरिक्वायर्ड साउंड जो है ये नॉइस होता है. मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ, और मैं कौन सा यार मतलब खुदा हूँ कि मैंने किताबें लिखी, जहाँ से मैंने पढ़ा है इंटरनेट से, वो ये कहते हैं कि किसको आप नॉइस कह सकते हैं जो सबसे पहले आपकी स्लीप में हिंडर करता है, आपकी कंसंट्रेशन में हिंडर करता है, ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी में हिंडर करता है, और आपकी कॉग्निटिव इश्यूज़ को क्रिएट करता है. मतलब आप मैसेजेस को रीड, कंसीव, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं. जो इस तरह की प्रॉब्लम इशू कर रहा है, जो साउंड, कॉग्निटिव इश्यूज़, प्रोडक्शन इश्यूज़, कंसंट्रेशन, स्लीप, और जो अनॉय कर रहा है, ये सारे साउंड एक तरह के नॉइस हैं. नॉइस और नॉइस पोल्यूशन में भी फ़र्क कर दिया लोगों ने. वो कहते हैं कि ये नॉइस है. व्हाट इज़ नॉइस पोल्यूशन? नॉइस का वो लेवल जो ये सब कर दे वो नॉइस पोल्यूशन है. ओके, पहली बात साउंड, फिर नॉइस. साउंड इतना होना चाहिए, इसमें आई डिसरप्शन नॉइस है. नॉइस इतना कि उसने इनको सीधा इम्पैक्ट कर दिया, ये है नॉइस पोल्यूशन. ओके, अब इसको फिर समझने का प्रयास करते हैं. इससे मुद्दे की बात है, इतना बढ़ा क्यों है ये, मैं आज इसका चर्चा क्यों कर रहा हूँ. तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसकी वजह से बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन, और अर्बनाइजेशन की वजह से बढ़ते हुए कई आस्पेक्ट. तो पहला हम उठा करके चलते हैं, सबसे पहला ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. लुक एट द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. और बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द नॉइस इज़ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर. गाड़ी पहला सोर्स है पोल्यूशन का, उसका इंजन. दूसरा सोर्स है उसके पोल्यूशन का, उसका एग्जॉस्ट. बुलेट का इंजन भी नुकसान कर रहा है और उसका एग्जॉस्ट भी नुकसान कर रहा है. दूसरा सोर्स है उसका हॉर्न, और तीसरा सोर्स है उसका फ्रिक्शन साउंड विद द रोड.
अगर आप हाईवे से आधा किलोमीटर दूरी पे भी आपका घर है और रात के 12 बजे हैं और ट्रक निकल रहे हैं, बसें निकल रही हैं, यू कैन वेरी वेल परसीव द टायर साउंड। जो सड़कों को चीरते हुए जाते हैं ना, वो आपको परसीव होता रहेगा। लुक एट द साउंड ऑफ द रेलगाड़ी, रेल का इंजन शिफ्ट होना, रेल के हॉर्न, रेल की जो स्टेशन पे आने के रुकना, ये सारी चीज़ें रात को आप कितनी दूर भी हैं रेलवे स्टेशन से, पटरियों से, सीधा सीधा आपको ये इम्पैक्ट करता है। लुक एट द हॉर्न ऑफ द शिप, लुक एट द साउंड ऑफ द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट साउंड के बारे में तो ये कहा जाता है इसने नेशनल पार्क्स, नेशनल रिजर्व्स, फॉरेस्ट को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके ऊपर से गुजरते हैं, और जब ये उनके ऊपर से गुजरते हैं तो इनके साउंड तो उनको भी प्रभावित करते हैं। जानवर कहते हैं किड़े जानवर कितों कितों लंघन डे, किद्दां किद्दां दी आवाज़ां करते। समझ आ गई बात? ये मैंने फौजियों की तरह बोला, समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? तो कुल मिलाकर के ये चाहे एयरक्राफ्ट का साउंड है, चाहे गाड़ी ट्रेन का साउंड है, चाहे व्हीकल्स का साउंड है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और शहरीकरण बढ़ जाने की वजह से आज आप बड़ी तेज़ी से व्हीकल्स परचेज़ कर रहे हैं, इंडिविजुअल व्हीकल, इसकी वजह से ये साउंड बढ़ रहा है। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है पैटर्न ऑफ द सिटीज़, पैटर्न ऑफ द अर्बनाइजेशन। मेजॉरली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ मानी गई हैं, जिनमें अफ्रीका आता है, एशिया की कंट्रीज़ ली गई हैं कुछ, और कुछ लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका की, इन कंट्रीज़ में नॉइज़ का इशू बहुत स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। उसका रीज़न ये माना जा रहा है कि इन्होंने 1945 के बाद, 50 के बाद जब ब्रिटिशर्स चले गए, कॉलोनाइजेशन ख़त्म हुआ, इन्होंने तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रफ्तार को पकड़ा। इसकी वजह से इनकी इंडस्ट्री, इनका कमर्शियल एरिया, इनका रेजिडेंशियल एरिया और इनका हाईवे, ये सारे आपस में मर्ज कर गए हैं, यानी कि लेआउट पैटर्न नहीं बन पाया। पर आपको मैं उदाहरण देता हूँ, आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, मेन रोड से कॉलोनी कम्प्लेक्सेस, रेजिडेंशियल कम्प्लेक्सेस बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर, और रेजिडेंशियल कम्प्लेक्सेस में गाड़ी के चलने की स्पीड लिमिट बहुत ही अलग होती है। यू कैन नॉट परसीव साउंड ओवर देयर। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यू कैन वेरी वेल इमेजिन द कॉलोनीज ऑन हाईवे। लिटरली गो टू दिल्ली, आपको स्काई रॉकेटिंग टावर्स, फ्लैट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे एडजेसेंट टू द हाईवे, नेशनल हाईवे 1। तो अल्टीमेटली आज आप अपने घरों को पाएंगे इंडस्ट्री एरिया के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्री वहाँ पे घुस गई है या आप वो इंडस्ट्री एरिया में जाके घुस गए हो। मेरी कॉलोनी की तरफ आइए, बगल में फोकल पॉइंट है इंडस्ट्री एरिया, हैमर चल रहे हैं दिन रात, हैंड टूल इंडस्ट्री में। उनका रात को साउंड, एक तो हैमर को उठाने का चूं चूं का साउंड, और थाड़ थाड़ वो पड़ते हैं, ज़मीन का कंपन भी पता चलता है। तो ये साउंड आपको क्लियरली ऑब्जर्व होंगे। इस तरह से जब कमर्शियल एरियाज़, जब स्कूल्स घुस गए हैं कॉलोनी में, कॉलोनी के अंदर स्कूल, घंटियाँ, बच्चों की चूं चपड़ चैं, ये सब कुछ चल रहा है, ये सब तंग करता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द सिटीज़ नहीं है, और ऐसे में आप बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटीज़। तो स्मार्ट सिटीज़ बनानी है तो बहुत ज़बरदस्त पैटर्न लेआउट करना पड़ेगा आपको। कमर्शियल एरियाज़ अलग करने पड़ेंगे, इंडस्ट्रियल एरियाज़ अलग, हाईवेज़ का पैटर्न वैसा बनाना पड़ेगा, और रेजिडेंशियल कम्प्लेक्सेस बिल्कुल इम्यून करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें। फिर है सो मैनी फेस्टिवल्स, रिलीजियस कैंपेन्स, कल्चर्स, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, भाषण, एवरीथिंग। हर रोज़ निकाय चुनाव हो रहे हैं, लोकल बॉडी के इलेक्शन हो रहे हैं, पंचायतों के, म्यूनसिपलिटी के, फिर विधानसभा के चुनाव, फिर लोकसभा के चुनाव। कोई टेम्पू लेके घूमा हुआ है, कोई पॉलिटिशियन आ गया, कोई रैली पुगता रहे हैं, कोई लाउड स्पीकर लगा हुआ है। फिर कल्चरली डाइवर्स कंट्री हैं, फेस्टिवल्स आर देयर, उनकी वजह से लाउड स्पीकर्स आर देयर, प्रोग्राम्स आर देयर, एवरी मॉर्निंग देयर आर सो मैनी एस्पेक्ट्स। एंड देयर वाज वेरी फेमस केस ऑफ सोनू निगम, जब उन्होंने ये कहा था कि मुझे अजान की आवाज़ बहुत तंग करती है। तो इस तरह के केसेस आ रहे हैं बहुत सारे, ये चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि लाउड स्पीकर का यूजेज एंड इस तरह के कॉन्ग्रीगेशंस, फेस्टिवल्स, ये भी एक कंट्रीब्यूटर हैं नॉइज़ का। देन इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स का यूज़ होना, मशीन्स के अलग अलग तरह के साउंड होना। आप जब फैक्ट्रियों के पास जाएंगे तो देन यू विल फील द साउंड। देयर आर सो मैनी डिफरेंट वाइब्रेटर्स, क्लींजर्स, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, दे आर क्रिएटिंग अल्टीमेट वॉइस। आप सिंपली प्रिंटिंग प्रेस में कभी जा कर के एंट्री करना, प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पर अखबार छप रहे हैं, किताबें छप रही हैं, देयर विल बी फ्लो चेन, देयर विल बी अल्टीमेट लेवल ऑफ साउंड।
सो द थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ें हैं। तो इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, कमर्शियल एरियाज़ हैं, और सबसे बड़ी बात अभी हम कहाँ बैठे हैं, अल्टीमेट नॉइस, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, रेजिडेंशियल एरियाज़, लुक एट द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। आप हमेशा नोट करेंगे सर्दियों के दिनों में एक अजीब सी आवाज़ रेफ्रिजरेटर की, जो सर्दियों में पंखे की और एसी की आवाज़ से। अच्छा, सर्दियों में आजकल एक बहुत बड़ी तंगी आती है लड़के लड़कियों को। आप नोटिस करेंगे गर्मियों में आप लोग बहुत कंफर्टेबली फ़ोन पे बात कर रहे हो किसी से भी, आप लोगों का साउंड ऐसा एब्जॉर्ब सा हो जाता है, लेकिन सर्दियों में पंखा एसी सब बंद रहता है, पिन ड्रॉप साइलेंस, आप लोगों को बहुत तंगी होती होगी, आप लोगों को इधर उधर भागना पड़ता है कमरों में, क्योंकि आवाज़ बहुत फैलती, किधर भी छुप छुप के बातें कर रहे हो, हेडफोन कुछ भी। गर्मियों सर्दियों में अंतर आ जाता है, मैं क्लियर बता दूं, आप अपने आप में फ़ील कर लेना। ये इसलिए हो गया कि अब नॉइज़ कम हो गया, तो ऑलवेज़ विंटर में एज़ कम्पेयर टू समर नॉइज़ कम होता है। आपकी आंखों के सामने ये एक्सपेरिमेंट है। तो ऐसे में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि टेलीविज़न का वॉल्यूम गर्मियों में ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है कम्पेयर टू सर्दी। सर्दी में वॉल्यूम बिल्कुल मिनिमम रख के भी टीवी सुनती है कि नहीं, क्योंकि पंखा एसी कुछ नहीं चल रहा होता। तो एवरी डे बाय कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वी आर क्रिएटिंग अल्टीमेट नॉइस इन द हाउस होल्ड। जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर्स, ब्लेंडर्स, एयर कंडीशन, फैन, एवरीथिंग। एंड द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट इज द कंस्ट्रक्शन साइट्स। लुक एट द प्रॉब्लम ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट। एकदम वो कारपेंटर की चीं करके वो कैसी कैसी साउंड आती लकड़ियों से। उसके बाद हिल्टी मशीन है, ड्रिलें सुबह शाम डर लगी हुई हैं, उन मशीनों का हथौड़े, सरिया की कटाई तड़क तड़क रोज़ चल रहा है। वेल्डिंग, तो ईंटें, सरिया, तोड़, वेल्डिंग, एवरीथिंग। कंस्ट्रक्शन साइट एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है आज की डेट में, और तमाम कंस्ट्रक्शन चल रही पूरे देश भर में, तमाम हाईवे, तमाम कॉलोनियों में घर बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी कंसेप्ट आने वाला है नया नया। ये सारे कंट्रीब्यूटर हैं, सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कंज्यूमरिज्म की देन है। ये हो रहा। अब आप कहेंगे सर इतना क्यों गला सुखा रहे हो रहा है तो हो रहा है, आपको क्या हो रहा है? मुझे जो हो रहा है इस लेक्चर के बाद आपको भी होगा। अब मैं वो शुरू करता हूँ कि इसके दुष्परिणाम परिणाम क्या है। ठीक है।